हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल, कैसे आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेद अकेडमी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरे जो भी प्यारे बच्चे हैं, जो भी प्यारे बालक, जो इस चीज़ के बारे में बड़े परेशान हैं कि सैनिक स्कूल के बारे में बता दीजिए कि सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे होती है? क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है? क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर और देखने को मिलती है? कितने पर भैया हम पास हो सकते हैं? क्या-क्या कंडीशंस हैं? तो ये जो आज की वीडियो होने वाली है ना यार, ये एकमात्र ऐसी वीडियो होगी, जो आपको हर एक डिटेल के बारे में बताएगा और जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी होगी, जो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, ये सारी की सारी जो ऑफ़िशियल ब्रोचर आता है ना, जो सैनिक स्कूल की तरफ से यानी जो एनटीए होती है, उसके द्वारा जो जारी करा जाता है, ये उस ऑफ़िशियल ब्रोचर से लिया गया है सब कुछ। सारी चीज़ वहाँ से उठाई गई है। कोई अपनी तरीके से लिखी हुई नहीं है कि अपनी मनमर्ज़ी से मैंने मॉडिफ़ाई कर ली और आपके सामने लाकर यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो जो भी चीज़ यहाँ बताऊँगा, उन पर बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और ये सारी की सारी चीज़ें आपके आगे काम आने वाली है एग्ज़ाम में। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे, बात करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन यानी कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं AISSEE। AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। फुल फॉर्म समझ पा रहे हैं इसकी क्या होती है? ऑल ऑल इंडिया ऑल इंडिया सैनिक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है बेटा? तो ये इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्री एग्जाम यानी कि जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगी। ठीक है? और बाकी आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जो भी तैयारी कर रहा हो अगर आप नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो, किसी का कुछ भला हो, बस हम तो यही चाहते हैं, भला बस होना चाहिए। ठीक है? सुनिए, देखिए इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँ तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ये एग्ज़ाम होता है। ये कौन कराता है? कौन कराता है? ये कराती है एनटीए। एनटीए जो है, ये कराने वाली एजेंसी है, जो एग्ज़ाम कराती है। एग्ज़ाम कराती है बेटा ये। ये क्या कराती है? एग्ज़ाम कराती है कौन? एनटीए। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एग्ज़ाम कराती है। भई ये ऐसी एजेंसी है एनटीए, एक बात याद रखना, एनटीए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एजेंसी है। इसके द्वारा जो भी पेपर बनाए गए हैं ना आज तक, जो भी आप कभी अपर लेवल के एग्ज़ाम देखेंगे, यूजीसी नेट वगैरह का पेपर होता है बच्चे, अगर आपके कोई घर में बड़े भाई-बहन हो, जिन्होंने 12th कंप्लीट हो गई हो, तो उनसे पूछिएगा यूजीसी नेट वगैरह का पेपर होता है, एनटीए के द्वारा बनाया जाता है और पेपर का लेवल बहुत अच्छा रखा जाता है। कि ऐसा ना हो कि जिनको जो लुल-पुल बालक हैं वो भी सेलेक्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका जो लेवल होगा बहुत अच्छा रखा जाएगा कि ताकि जो कॉम्पिटिशन है ना वो असली में कॉम्पिटिशन में से बच्चे फ़िल्टर हो पाएँ। ऐसे एग्ज़ाम पेपर ये बनाती है, ठीक है? अब भैया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने से क्या होता है बेटा, इससे क्या है आपका एक गेटवे होता है, यानी कि एक तरीके से क्या है गेट खुल जाता है, जिसकी मदद से क्या है आप एडमिशन ले पाते हैं किसमें बच्चे? सैनिक स्कूल्स में। जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं, जो अभी करंटली आपके 33 के ऊपर हैं, आप उन सैनिक स्कूल्स में क्या है एडमिशन ले पाते हैं, तो ये उसके बारे में आपका क्या होता है एक तरीके से एग्ज़ाम होता है। ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? एग्ज़ाम से क्या होता है कि भैया जब आप सैनिक स्कूल में चले जाएँगे, जब आप सैनिक स्कूल में चले जाएँगे तो उसके बाद क्या है ये बच्चों को प्रिपेयर करते हैं किसके लिए? एनडीए के लिए। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी। और जो भी बच्चा यहाँ जाता है ना देखो यार, एक बात बता दूँ सैनिक स्कूल में जाने के बाद जो जीवन है, जो माहौल है, जो डिसिप्लिन है, जो वातावरण है, वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना यार कि हर एक बच्चा जो जैसा चाहता है ना जीवन में, वो यहाँ पर मिलता है। मैंने जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैं पढ़ाता था, केवल एक ही बच्चा था मेरे पास वो सैनिक का। और आज वो एक बच्चा आज भी सिलेक्टेड है, सैनिक स्कूल घोड़ा-खाल पे है वो। बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना यार हार्ड वर्किंग स्टूडेंट वो था। लेकिन अब उसका जो जीवन बदला है ना, अब उसका जो जीवन बदला है वो एक अलग ही जीवन बदला है। वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड बालक जिसे कहते हैं ना, वो बन चुका है। कभी-कभार आता है मिलने, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर जाने के बाद आपकी तैयारी कराई जाती है एनडीए की। साथ में क्या है भैया, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लीडरशिप होती है और आपके क्या है मिलिट्री माइंडसेट यानी कि जो आपका दिमाग है, उसको इस तरीके से कर दिया जाता है कि जैसे जो आर्म फोर्सेस वाले बच्चे होते हैं या आर्म फोर्सेस वाले जो लोग होते हैं, उनकी तरह इसको यहाँ पर आपका जो है पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है देखने के लिए मिलता है। डेवलपमेंट यहाँ पर केवल ये मत सोचिए कि भैया हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा क्या आर्मी वालों जैसा? नहीं बेटा, यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि मेंटली भी होगा, फिजिकली भी होगा, इमोशन भी होगा, हर तरीके से आपको डेवलप करने की बात करी जाती है। ठीक है? भैया हू रन सैनिक स्कूल? अब बात आई है सैनिक स्कूल जैसे आपके प्राइवेट स्कूल होते हैं। इनको चलाने वाला कौन है? जैसे आपका कोई प्रिंसिपल होगा या हो सकता है इस स्कूल का कोई हेड होगा। ऐसे जो सैनिक स्कूल होते हैं, इनको चलाने के लिए एक सोसाइटी होती है जिसको कहा जाता है सैनिक स्कूल सोसाइटी। क्या कहा जाता है? सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी कि ट्रिपल एस आप कह सकते हैं, सैनिक स्कूल सोसाइटी। ठीक है? ये क्या है बच्चे एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन? किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। यानी कि ये जो स्कूल चल रहे हैं
बेसिकली ये किसके अंडर आते हैं? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, देखो हमारे पास क्या होती है जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर होती है एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस यानी कि जो हमारे पूरे देश की रक्षा को देखती है वो मिनिस्ट्री। अब उस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं भैया ट्रिपल एस यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी। क्या आती है? सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो पूरे सैनिक स्कूल को चला रही है। अब इनका काम क्या है भैया? इनका काम है रन करना सैनिक स्कूल्स को, यानी कि जो भी सैनिक स्कूल्स हैं उनको ये क्या करती है बच्चे? रन करती है। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की चलती है, ठीक है। तो जो सोसाइटी है ये क्या करती है? रन करती है सैनिक स्कूल को, यानी इनको चलाती है। रन का मतलब वो वाला नहीं कि भैया दौड़ा दो, है ये भैया वो वाला रन है कि जो भाग रहे हैं, ये वो वाला नहीं है। रन का मतलब होता है किसी चीज का चलाना, ठीक है बेटा। सैनिक स्कूल के जो स्कूल होते हैं ज्यादातर, एक बात याद रखिएगा, पहली चीज तो भैया इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश मीडियम होते हैं, प्लस कैसे होते हैं भैया? रेसिडेंशियल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेसिडेंशियल्स होते हैं, यानी जब आप वहां चले जाएंगे, अभी जैसे आप जिस भी स्कूल में प्राइवेट में होंगे, यहाँ क्या होता है? आप सुबह जाते हैं स्कूल और दोपहर के ना 2:30-3 बजे तक घर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आप स्कूल चले गए, स्कूल जाने के बाद अब आप कम से कम स्कूल में 6 महीने रहेंगे, 6 महीने रहेंगे। या हो सकता है गलती से अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम है, तो आपको छुट्टी दी जाएगी, आप अपने घर जा सकते हैं 1-2 दिन के लिए, ठीक है? बाकी आपको जो छुट्टी मिलती है, वो समर वैकेशंस होते हैं, विंटर वैकेशंस होते हैं, लगभग 1 से 1.5 महीने की पूरी छुट्टी दी जाती है। तो उस दौरान बच्चा जो भी अगर किसी का दूर होता है स्कूल, सैनिक स्कूल दूर है, तो वो क्या अपने घर वापस आता है। 1-1.5 महीने अपने घर परिवार के साथ बिताता है, वहाँ पर पढ़ाई-लिखाई करता है, वहाँ पर खेलता है, कूदता है, जो उसको करना होता है 1 डेढ़ महीने के अंदर वो करता है। ठीक है? तो ये क्या होता है? रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यानी कि सारी की सारी आपको क्या है? वहीं सुविधा दी जाएगी और साथ में साथ ये क्या होता है? एफिलिएटेड होते हैं सीबीएसई से। यानी कि यहाँ पर क्या है? सीबीएसई का इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप खुद सोच सकते हैं, हर एक स्कूल, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि भैया उसका जो बालक है वो क्या सीबीएसई स्कूल में पढ़े। तो आप भी होंगे, आप भी ये चाहेंगे कि भैया मैं भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ूँ, तो भैया ये सीबीएसई से क्या होते हैं? एफिलिएटेड होते हैं। ठीक है? अब बात करें सैनिक स्कूल के बारे में, मैंने आपको बताई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित करे गए। कौन चलाता है इनको? सैनिक स्कूल सोसाइटी। फोकस क्या है? एकेडमिक एक्सीलेंस करना, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करना। फिजिकल फिटनेस मैंने आपको बताया अभी पीछे कि आपका डेवलपमेंट का केवल यही मतलब नहीं है कि आपको ऐसे फिजिकली डेवलप कर दें, ये तो होगा, लेकिन आपको मेंटली, सोशली, इमोशनली हर तरीके से डेवलप करा जाएगा। ठीक है? लीडरशिप ट्रेनिंग आए आपके अंदर कि भैया आप को अगर किसी ग्रुप का एक हेड बना दिया जाए तो आप वहां लीड कर सकें, यानी कि वहां अपना लोगों को समझा सके किस तरीके से काम करना है। तो आपको ये सारी की सारी क्या है? चीजें यहाँ सिखाई जाती है। अब बात करते हैं भैया इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, यानी हम कब भर पाएंगे इसको। तो देखिए ये जो है लिखा हुआ है, ये जो लास्ट टाइम आया था उसके बेसिस पर लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होते हैं वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आते हैं, यानी अब जो अक्टूबर नवंबर आएगा उस दौरान ही आएंगे। या वो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी फिल कर दिया, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है? लास्ट डेट क्या होती है भैया? नवंबर से दिसंबर। यानी आप खुद सोचो, अगर अक्टूबर में आए तो नवंबर तक भरे जाते हैं, यानी 1 महीने का समय दिया जाता है भरने का। अगर नवंबर में आए तो दिसंबर तक भरे जाते हैं, यानी 1 महीना टोटल जो है आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाता है। और ये फॉर्म ऑनलाइन ही वेबसाइट पर भरा जाता है। कहाँ पर भरा जाता है? ये वेबसाइट होती है हमारी एनटीए की। किसकी बच्चे? एनटीए की वेबसाइट होती है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। वहां पर जो है इस फॉर्म को भरा जाता है। ठीक है? एग्जाम डेट कब आ जाती है भैया? जनवरी। अब आप खुद देखो, अक्टूबर में फॉर्म आए, मान लीजिए, सपोज मान लीजिए अक्टूबर में फॉर्म आए और एग्जाम हो गया जनवरी, जनवरी में एग्जाम हो गया। आप खुद देखो, अक्टूबर, अक्टूबर आया, यानी आपने फॉर्म भर दिया अक्टूबर की मान लो 1 तारीख को। अब आपके पास समय क्या है भैया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। यानी कि मोटा मोटी बच्चे आपके पास 3 से लेकर 4 महीने मान लेता हूं मैं, 3 से 4 मंथ आपके पास टोटल टाइम होता है। लेकिन अब आप सोचेंगे, जब आप इसका सिलेबस देखोगे ना, जब मैं आपको इसका सिलेबस दिखाऊंगा, आप भी कहोगे अरे भैया 3 से 4 महीने दे रहे हैं तो पगला बना रहे हैं हमारा, और सिलेबस इतना बड़ा दे रखा है तो कैसे होगा, कैसे होगा, है ना? ये वीडियो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ एक बार, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों बच्चों के लिए है, दोनों बच्चों के लिए है। कोई सोचे कि अरे भैया आप केवल एक ही क्लास के बारे में बताओगे, नहीं, दोनों क्लास के लिए बताने वाला हूँ आपको। ठीक है? तो अब आप खुद सोचिए 3 से 4 महीने के पास आपके पास समय है और इतना सब कुछ आपके करने के लिए, तो भैया अब कैसे होगा? ठीक है? मैं वही चीज आपको आगे बताऊंगा पूरी की पूरी कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? देखिए एग्जाम ओवरव्यू के बारे में बात करें तो भैया साल में एक बार होता है, वंस अ ईयर, साल में हमेशा एक बार होगा। और मैंने आपको बता ही दिया कब, इसके फॉर्म जो है अक्टूबर के आसपास चालू होते हैं। तो जो बच्चे आगे भरना चाहते हैं या जिन्होंने ये भर दिया, देखिए ये दोनों के लिए, ये जो वीडियो है दोनों के लिए काम में है कि जो फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट अभी जो आपका 2025 गया उसके आखिर में जिन्होंने भरा हुआ, या जो आगे भरेंगे 2026 के अंत तक, उन दोनों के लिए काम की वीडियो है। तो प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है? मोड कैसा होता है भैया? एग्जाम कैसे होता है? ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, यानी कि इस तरीके से आपको गोले दिए जाते हैं और ये गोले के आपको भरने होते हैं। क्वेश्चन नंबर होता है 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके 4 ऑप्शन होंगे आगे इस तरीके से। ठीक है? जो भी आपका सही होगा ऑप्शन, मान लीजिए पहले का आपने क्वेश्चन पेपर देखा उसमें बी सही है, तो यहाँ पर आप बी वाले गोले को भर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको क्या ऑप्शन फिल करने होते हैं। इसी को हम कहते हैं ओएमआर बेस्ड पेपर।
ठीक है। ड्यूरेशन क्या होती है भैया, 2.5 घंटे का होता है, छठी क्लास के लिए 2.5 घंटे का होता है, और 3 घंटे के आसपास ही 9वीं क्लास के लिए होता है। एग्जैक्ट टाइमिंग मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी सारी। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे बड़ी बात क्या है भैया, ये तो भैया एडवांटेज हो गया भैया, ये तो फायदा मिल गया हमें है। ये तो हमें फायदा मिल गया क्या, कि भैया कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ गलत होने पर माइनस तो होने नहीं है भैया, जितने सही होंगे उतने ही नंबर मिलने वाले हैं, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग का बच्चा फायदा उठाता है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन भर सकता है इस फॉर्म को, सबसे बड़ी बात है। जो क्लास 6 के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फॉर्म भरेंगे, वो कोई भैया उनकी उम्र 10 से लेकर 12 साल की होनी चाहिए। कितनी? 10 से लेकर 12 साल। क्लास 9वीं के लिए जो भरना चाहते हैं, उनकी उम्र 13 से लेकर 15 साल की होनी चाहिए। साथ में क्लास 6 के अंदर गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है। कौन भर सकती है? लड़कियां भी भर सकती हैं। गर्ल्स इज ओपन, यानी कि लड़कियों के लिए क्या है, फॉर्म ओपन होते हैं क्लास 6 के लिए। अब भैया इनका एज क्राइटेरिया, अगर कोई बच्चे सोचते हैं कि भैया अच्छा लड़कियों का तो अलग एज क्राइटेरिया होता है, नहीं मेरे भाई, जो एज क्राइटेरिया लड़कों के लिए है वही लड़कियों के लिए होता है, यानी सेम यही क्राइटेरिया होता है 10 से लेकर 12 साल का। ऐसा तो नहीं है कि भैया एक क्लास में मान लो कोई क्लास 6 की फॉर्म भरेगा तो भैया 10 से 12 साल की तो बालक भरेंगे, ऐसा तो नहीं कोई 14 साल का बालक भर दे, कोई क्लास में 14 साल की लड़की वो फॉर्म भरेगी है? ऐसे तो कभी हो नहीं सकता भैया। ठीक है, ऐसी क्लास 9 के लिए भैया 13 से 15 साल, और भैया मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 8, और बच्चा क्या है क्लास 8 में होना चाहिए, और ये भी क्या है भैया, लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। अब बात करते हैं भैया मीडियम क्या होता है क्वेश्चन पेपर का, यानी कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। देखिए जो क्लास 6 का पेपर आता है, ये क्लास 6 के लिए हमारे पास जो होती है टोटल 13 भाषाएं। ये जो टोटल आप देख पा रहे हैं 13 भाषाएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी यहाँ पर क्या है आपके पास टोटल 14 लैंग्वेज है। कितनी है? टोटल 14 भाषाएं हैं, यानी टोटल सॉरी 14 नहीं 13, सॉरी एक मिनट। ये टोटल क्या है आपके पास 13 भाषा लिखी चाहिए। कितने लिखे बच्चे? 13 भाषाएं जो है आप लोगों के पास है। इन 13 भाषाओं में से आपको केवल और केवल कोई एक भाषा चुननी होती है। क्या चुननी होती है? कोई एक भाषा चुननी होती है क्लास 6 का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अगर आपको क्लास 9 का एग्जाम देना है तो वो केवल और केवल क्या है, इंग्लिश में होता है। वो किस में होता है? एकमात्र मीडियम होता है उसका, वो क्या है, इंग्लिश मीडियम होता है केवल। इंग्लिश मीडियम के अलावा आप दूसरे मीडियम में एग्जाम नहीं दे सकते। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे मैंने वो बड़े ध्यान से लिखे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल एग्जाम बुकलेट दैट इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। अगर कोई बच्चा फॉर्म भरता है और फॉर्म भरते हुए वो अपनी भाषा चूज करता है कि उसने इंग्लिश ले ली, मान लो एक बच्चा है उसने इंग्लिश ले ली, सपोज मान लो एक बालक ये है, ठीक है, उसने फॉर्म भरा, एक बालक ये है, इसने लैंग्वेज सेलेक्ट करी फॉर्म में कि मैं इंग्लिश में पेपर दूंगा, एक ने सेलेक्ट करी कि भैया मैं हिंदी में दूंगा। अब जो इन दोनों का पेपर आएगा ना बच्चे, इन दोनों का जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा? बाइलिंगुअल आएगा। क्या आएगा? बाइलिंगुअल आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब अंग्रेजी वाला छात्र पेपर देने जाएगा तो उसको जो पेपर दिखेगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि उसके अंदर इंग्लिश भी होगी हिंदी भी होगी। ऐसे ही जो बच्चा हिंदी का पेपर देने जाएगा, हिंदी भाषा में जो पेपर देने जाएगा, उसके पास जो पेपर आएगा वो भी क्या होगा? बाइलिंगुअल, यानी उसमें भी हिंदी भाषा के क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी भाषा के। क्लियर इतनी बातें? अब ये वाली बात समझिए, ये क्या कहता है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेज। अब कोई बच्चा इनमें से भाषा चूज करता है, यानी जो बच्चे कुछ रीजनल लैंग्वेज जैसे कि गुजराती रीजनल है, मलयालम रीजनल है, मराठी, असामी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, उर्दू, ये सब क्या भैया रीजनल लैंग्वेज है। ये सब क्या है? रीजनल, यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस होती है। अगर कोई बच्चा लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, मान लीजिए एक तीसरा बालक है, अब एक तीसरा बालक है ये, मान लीजिए इसने सेलेक्ट कर ली मलयालम, इसने क्या सेलेक्ट कर ली भैया कि मैं मलयालम भाषा में पेपर दूंगा, तो अब इसका जो पेपर आएगा ना, अब इसका जो पेपर आएगा, बड़े ध्यान सुनिए, अब इसका जो पेपर आएगा वो केवल और केवल किस में आएगा? ओनली मलयालम में ही आएगा, केवल मलयालम में ही आएगा। इसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि जैसे इन दोनों के पास ऑप्शन था कि अंग्रेजी वाले का पेपर जो था अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में आ रहा था, हिंदी वाले का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आ रहा था। इसके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा, ये मलयालम में ही पेपर दे पाएगा। समझ आई बात? देखो अंग्रेजी पूरे देश में सबको आती है, अब लेकिन इसको अंग्रेजी इसको भी आती है, लेकिन मान लो मलयालम इसकी थोड़ी गड़बड़ हो गई, समझ नहीं आ पाई इसको, तो भैया इसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, मलयालम ही देख पाएगा। इसके पास क्या था, अगर इसकी अंग्रेजी खराब हो गई तो हिंदी का क्वेश्चन पढ़ सकता है, या इसकी हिंदी खराब हुई तो अंग्रेजी का क्वेश्चन पढ़ सकता है। बाकी इनके पास कोई जो रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उनके पास अदर ऑप्शंस नहीं होते। ये बात साफ साफ आपके जो फॉर्म है, जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर ही लिखी हुई है सारी, ये कहीं से बना के नहीं लाया भाई। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। देखो क्लास 6 का एग्जाम 150 मिनट का है, ये क्लास 9 का एग्जाम है 180 मिनट का है। 150 मिनट 180 मिनट, ये चलता है 2 से लेकर 4:30, ये चलता है 2 से लेकर 5, यानी कि भैया 2.5 घंटे का पेपर हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 3 घंटे का पेपर हो गया। ठीक है, ये 6 का है, ये 9 का है। अब देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें क्लास 6 के लिए, किसका है क्लास 6? अब देखिए बड़े ध्यान से, 4 सेक्शन आते हैं भाई, ए बी सी डी। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है गणित, तीसरी है इंटेलिजेंस, चौथा है आपके पास जनरल नॉलेज। अब बात करो अगर इनके कितने क्वेश्चंस आते हैं भैया, इनके 25, इसके 50, इसके 25, इसके 50। अब आप खुद देखो कि भैया इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है किसके? गणित के, यानी कि जो मैथ है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। अब भैया अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन, देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं,
अगर आप हर एक क्वेश्चन सही करते हैं, यानी एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। यानी कि भैया 25 गुणा 2 करोगे तो 50 नंबर टोटल हो गए। किसके? आपकी भाषा के। ऐसे ही 50 गुणा 3 करोगे तो कितने हो गए? 150। फिर ऐसे ही भैया सब उनके भी 50, उनके 50। अब आप एक खुद बात देखो कि भैया सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है। यानी जिस बच्चे ने गणित में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही कर दिए ना, जिस बच्चे ने गणित में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही कर दिए वो खिल जाएगा। क्योंकि 150 नंबर की है टोटल, 150 नंबर की। अगर उसने 150 में से 140 भी ले आया, 130 भी ले आया, तो वो यहाँ पर जीत गया भाई, वो जीत गया यहाँ पर। ठीक है? तो ये बात आपको समझनी है। टोटल 125 क्वेश्चन है मेरे बच्चे और कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का पूरा पेपर होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं, पहले क्या कि भैया आपको जो है इस पेपर में क्लास 6 वालों के लिए 25% लाने होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। यानी आपके टोटल 50 नंबर का पेपर, 50 का 25% निकालिए, 50 का 25% निकाल लीजिए। यानी आप कहेंगे भैया 50 का 25% ऐसे निकालते हैं, जब मैं गणित पढ़ाऊंगा मैं आपको बता भी दूंगा। आप कहोगे भैया 25 एकम 25, 25 चौक, ये हो गया भैया 2 दूनी 4 और ये हो गया भैया 25। अब इसको डिवाइड कर दो, यानी भैया 12.5%, कितने? 12.5 सॉरी, 12.5 नंबर, कम से कम 12.5 नंबर आपको 50 में से लाने ही पड़ेंगे। दिस इज कंपल्सरी कि आप 12.5 नंबर लाएंगे। अगर 12.5 से किसी के कम नंबर है, 12.5 से कम नंबर आ गए तो भैया वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। बड़े ध्यान सुन लो ये बात। आपको हर एक सेक्शन में लिखा है यहाँ पर 25% आपके अंक होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में। यानी इसमें 25% लाओगे, इसमें 25% लाओगे, इसमें 25%, ये कम से कम है। ज्यादा आप चाहे 100% ले आओ, ज्यादा आप 100% ले आओ, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन 25% होना चाहिए हर एक में। अगर मान लो तुम यहाँ पर सपोज मान लो तुम यहाँ पर मान लो 50 में से 40 नंबर लिया, यहाँ पर 150 में से 130 लिया, मान लो 50 में से यहाँ पर आप ले आए 45। अब ये वाला जो बचा 50 आखिरी, मान लो आप इसमें केवल 10 नंबर ही ला पाए। अब आप कहोगे अरे भैया मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया था, मैं तो सब अच्छा करके आया था, है क्योंकि इसमें 130 आए, इसमें 45, इसमें 40, इसमें 10 नंबर। अब जैसे ही आप इसमें तो पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, लेकिन बेटा यहाँ तो 10 नंबर आ गए, तो बेटा आप पूरे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। आपको हर एक सेक्शन में पास होना जरूरी है, हर एक सेक्शन की बात करो मैं, हर एक सेक्शन में आपको पास होना अनिवार्य है। और आगे क्या कह रहा है भैया? 40% होने चाहिए ओवरऑल। ओवरऑल कितने मार्क्स होने चाहिए आपके पास? 40%। यानी कि अगर आप टोटल करें, टोटल पेपर कितने का आ रहा था अपना? आपका जो पेपर आ रहा था वो टोटल 300 मार्क्स का था, 300 मार्क्स का था। आप चाहे इनमें हर एक में 25% से ऊपर तो आपको लाने हैं। अगर आप 25% से ऊपर लाते हैं तो ओवरऑल भी कितना आना चाहिए? 40%। यानी भैया 300 का 40% भी लाना पड़ेगा। ये बात भी सही है। यानी कि भैया 120 नंबर तो आपको कम से कम टोटल मिलाकर लाने पड़ेंगे। टोटल मिलाकर 120 नंबर, यानी 300 में से 120 तो आने ही चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ। 300 में से 120 तो आने ही चाहिए और हर एक सेक्शन में 25% से ऊपर अंक होने चाहिए। ये बात क्लियर है? ये बात दिमाग में डाल लीजिए। यही होता है जो बच्चों को समझ नहीं आ पाता। और जब बच्चा पेपर देने जाता है ना, उसको पता तो होता नहीं एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या नहीं है, कितने अंक लाने होते हैं हर एक सेक्शन में। वो बस क्या है, पेपर देता रहता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न ये क्लास 9वीं का है, ठीक है, सेम इसी तरीके से है भैया। यहाँ पर भी क्या 25% हर सब्जेक्ट में, 40% ओवरऑल होता है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताई थी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी कि आप चाहे कितने भी गलत करिए आओ, आपके नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, ये सिलेबस है बच्चे 6 क्लास का। अब देखिए ये छठी की मैथ्स का सिलेबस है पूरा इस तरीके से। ये सारे टॉपिक्स हैं, कम से कम 25 टॉपिक है, पूरे पूरे 25 टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा अच्छे टॉपिक है। और इनके जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, काफी ज्यादा अच्छा लेवल होता है। ये इंटेलिजेंस का है, ठीक है, इसमें 7 टॉपिक है और इस 7 टॉपिक ही पता है अपने आप में एक ब्रह्मांड है पूरे के पूरे। अगर आप इन 7 टॉपिक को जब पढ़ने बैठोगे ना यार, कहीं से भी किताब लेकर अगर पढ़ोगे तो आप भी कहोगे अरे भैया ये तो बहुत सारा है यार, ये तो बहुत सारा है, देखने में 7 लगते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है लैंग्वेज का, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इसमें भी भैया टोटल 25 टॉपिक्स हैं पूरे। देखो कॉम्प्रिहेंशन, प्रिपोजिशन, आर्टिकल, वोकैब, सबसे इंपॉर्टेंट वोकैब होती है, वर्ब एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड, क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ सेंटेंस, इस तरीके से क्या आपके सिनोनिम, एंटोनिम, एडजेक्टिव, ये सारे क्या आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये भैया जनरल नॉलेज, ये किसका है? जनरल नॉलेज। अब ये है भैया, ये अपने आप में जो होता है ना बेटा, ये एक ओशन होता है, यानी समुंदर है अपने आप में। ये अपने आप में समुंदर है भाई, मैं बता दूं, ये अपने आप में समुंदर है। देखो ये भी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये इसमें इतना कुछ है याद करने का, इतना कुछ है याद करने का, इतना सारा है ना कि कॉपी भरते रह जाओगे, लेकिन उसको याद करना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये बातें, इसको याद करना बहुत मुश्किल काम है। कभी किसी से पूछ लेना अपने घर में, अगर आपसे बड़ा कोई हो, कि जीके जो होती है, यानी जनरल नॉलेज जो होती है, वो किस तरीके से याद होती है। वो भी कह देगा अरे यार क्या पढ़ रहा है तू, छोड़ना छोड़ना भाई, क्यों पढ़ रहा है इन सबको। लेकिन बेटा जब आप इनको पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, इसके अलावा और किसी का कोई फायदा नहीं होगा, आपका फायदा होगा। तो आप अपने लिए पढ़िए, दूसरों के लिए ना सोचिए। ठीक है, बाकी देखो मैं इसको बताऊंगा, हम कराएंगे इसको सारा।
ठीक है? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए ज़िंदा हैं, अभी हम आपके साथ बैठे हैं, तो सैनिक स्कूल तक हम आपके साथ हैं। ठीक है? ये क्लास 9वीं का भी है, 9th के मैथमेटिक्स का। अब देखिए भाई, 9th की मैथ बहुत अच्छी मैथ आती है। अगर आप टॉपिक देख पा रहे हैं, सारे के सारे 8th क्लास, 9th क्लास और अच्छे खासे क्वेश्चन है इसके अंदर, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी ने पीवाईक्यूज़ देखे होंगे ना जीवन में कभी, तो वो भी कहेगा यार पेपर अच्छा आता है। और टोटल यहाँ टॉपिक जो आते हैं भैया 34 आते हैं, 34 आते हैं। टोटल 34 है। अब देखिए इसमें खास के स्टैट्स भी आ जाती है भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए मिलती है यहाँ पर और बहुत अच्छी स्टैट्स आती है। ठीक है? ये आपका भैया इंटेलिजेंस का 9वीं का यहाँ पर भी टोटल 7 ही टॉपिक है, लेकिन ये अपने आप में खुद ब्रह्मांड है भाई, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत सब कुछ है इनके अंदर। ठीक है? ये इंग्लिश की सिलेबस है आपका टोटल। अगर आप देखें तो टोटल 32 टॉपिक है इसके अंदर और यहाँ जो इंग्लिश होती है, उसका लेवल क्लास 6th वाली से बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पूछा जाता है। ये जनरल साइंस है पूरी। अब देखो 9वीं में जनरल साइंस थी, 6 में जीके आती थी। 6 में जीके आती थी, यहाँ क्या है जनरल साइंस और जनरल साइंस आप देख पा रहे हैं कि भैया 25 टॉपिक है। पूरे क्या है 25 टॉपिक है और अगर आप एक चैप्टर को भी पढ़ोगे ना, जैसे कि मान लो कंबशन फ्लेम को पढ़ोगे, तो भैया इसके अंदर ही कंबशन पढ़ना पड़ता है। कंबशन क्या है? क्या-क्या कंडीशन होती है कंबशन होने के लिए? फिर फ्लेम कंबशन के टाइप पढ़ने पड़ते हैं, फिर इस तरीके से फ्लेम आती है, फ्लेम के टाइप पढ़ने पड़ते हैं, कहाँ पर लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, कहाँ पर ब्लैक फ्लेम पर क्या कंडीशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है बच्चे। ये, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ये कैसे होगा, उसके लिए हम बैठे हैं आपके लिए, हम बैठे हैं आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है? 9वीं क्लास का सोशल साइंस। अब देखो, यहाँ भैया साइंस भी थी, ओहो! भैया साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, वाह भैया वाह! अब भैया सोशल साइंस यानी कि भैया एसएसटी और भैया एसएसटी तो हमसे वैसे ही ना पढ़ी जा रही है 8वीं क्लास में है। तो अभी तुम 8वीं में होंगे, 7वीं में होंगे, तुम्हारे वैसे ही प्राण फूल जाते होंगे एनसीईआरटी की किताबें देख के, अरे भैया हिस्ट्री पढ़ने को पड़ रही है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ रही है, नदियाँ पढ़नी पड़ रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन किसको मार रहा है, कौन-सा राजा आ रहा है, कब किसको टपका दे रहा है। तो भैया ये सारी की सारी देखो चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी देखो भाई, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है? उसके बिना काम नहीं है मेरे भाई, उसके बिना काम नहीं, ठीक है? देखो यहाँ पे ही पढ़ोगे द राइज़ ऑफ एम्पायर ये आ गया देखो, द राइज़ ऑफ एम्पायर, यहाँ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। किस तरीके से भैया अंग्रेज हुआ करते थे, वो कैसे आए, ठीक है? किस तरीके से बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब का काल आया, फिर किस तरीके से आपका गुप्ता एम्पायर बना, है ना? मौर्यन एम्पायर बना, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी पड़ेगी देखो। ये इसके बिना पास नहीं हो पाओगे देखो, ठीक है? अब सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको देखो, सबसे पहले आपने रिटन टेस्ट दिया, आप इसमें पास होंगे, मैंने आपको बता दी कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि भैया 25% इन ईच सेक्शन यानी जो हर एक सेक्शन है, उसमें 25% प्लस 40% जो है आपका ओवरऑल यानी कि आप कह सकते हैं एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। तब उसके बेसिस पर ये तो मिनिमम है, ये मिनिमम कंडीशन है भैया, ये मिनिमम है। मैक्सिमम तो ये 25% आपका 100% भी बना लो। 100% बना लो आपकी मर्ज़ी है, 40% को भैया आप 100% बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, जब ये पेपर आपने पास कर लिया उसके बाद बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट, क्या होगी? मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बाद होता है आपका मेडिकल। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ मेडिकल में गड़बड़ा जाते हैं और मेडिकल में मामला हो जाता है फेल। तो मेडिकल अच्छा खासा होता है, ठीक है? तो मेडिकल की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, जो चीज़ है वो रहने वाली है हमेशा जीवन भर के लिए, तो मेडिकल आपका होगा। फिर उसके बाद आपका क्या होता है फाइनल एडमिशन होता है। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है, अरे भैया एडमिशन तो हो गया, तो ये तो फ्री के स्कूल होंगे, अब हम यहाँ पर मज़े मारेंगे, हम यहाँ क्या है, अब पहुँच जाएँगे, यहाँ जाकर क्या है इनका सामान-वामान में तोड़म-ताड़ी करेंगे हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता और मैं बताऊँगा और क्या-क्या होता है। सुनिए, अब ये है रिज़र्वेशन क्राइटेरिया किस तरीके से यहाँ रिज़र्वेशन होता है, सुनिए। 67% जो सीट्स होती हैं बच्चे 67% जो सीट्स होती हैं ये उन कैंडिडेट्स के लिए होते हैं जो डोमिसाइल्ड होते हैं। देखो जैसे आपके फॉर्म निकले, अब देखो बड़े ध्यान सुनो, जैसे मान लीजिए फॉर्म आया, ठीक है, अब फॉर्म आया, फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं? अब सुनो बड़े ध्यान से, फॉर्म आपने भरा, सबने भरा, मान लीजिए कुछ बच्चे थे, ये मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने फॉर्म भरा, इन्होंने क्या है फॉर्म भरा, लेकिन अब इन सबने फॉर्म भर दिया, मान लो कम से कम 2000 बच्चे थे, इन्होंने फॉर्म भर दिया। अब रिजर्वेशन आता है, अब रिजर्वेशन कैसे होता है कि भैया जो 67% जो होंगी, जो 67% जो सीट जाएँगी, वो क्या जाएँगी भैया, उन बच्चों को जाएगी जिनका डोमिसाइल्ड होगा, जिनका क्या होगा डोमिसाइल्ड होगा, यानी कि जो अपने स्टेट में भर रहे होंगे, जो अपने जहाँ के वो रहने वाले होंगे, वहीं पर भर रहे होंगे, उनके लिए होगा। जबकि 33% जो सीट्स होती हैं, 33% जो सीट्स होती है, देखिए क्या लिखा है, आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी 67% तो डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए ही है। और अब बची कितनी 33% जो सीट्स होंगी, यानी टोटल जितने भी फॉर्म में सीट्स दी गई थी, जो भी सीट्स दी गई थी फॉर्म के अंदर, क्या है ना, उसका बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए सपोज टोटल 100 सीट्स आई, 100 सीट्स आई, सब बच्चों ने फॉर्म भरा। अब भैया 67% निकालो 100 का, आप कहोगे यानी 100, यानी कि वो सॉरी 67 सीट में, यानी कि भैया 100 में से 67 सीट जो होंगी डोमिसाइल वाले बच्चों की होंगी, यानी कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का उसके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो भैया उसकी सीट यहाँ फिक्स हो गई। अब बचे 33% यानी कि भैया 100 का 33 यानी कि 33 सीट जो होती हैं, भैया 33 सीट जो होंगी, ये किसके लिए होंगी? अदर स्टेट के लिए होंगी। किसके लिए होती है? अदर स्टेट वालों के लिए या यूटी वालों के लिए, ये उनके लिए ली जाती है। ठीक है? और देखिए आगे क्या है,
अब देखिए क्या कह रहा है, विद इन द ईच कैटेगरी ऑफ होम स्टेट, कह रहा है जिसने अपनी होम स्टेट भरी यानी कि जिसके पास डोमिसाइल था या यूटी भरी, अदर स्टेट भरी, अब भैया उसके अंदर भी रिजर्वेशन है। अच्छा, ओहो हो, जैसे कि भैया 100 सीट थी, ठीक है भैया, 67 चली गई भैया अपने स्टेट वालों के लिए, और 33 चली गई भैया जो अदर स्टेट के थे। अब उसने क्या बोला, भैया इसके अंदर भी रिजर्वेशन है, इसके अंदर भी रिजर्वेशन है क्या, कि भैया इसकी जो 15% सीट होगी ना, आप खुद देखो 67 का 15% निकालो, ये भैया एससी वालों को सीट मिल जाएंगी, और भैया फिर 7.5% जो होंगी ना, ये एसटी वालों को मिल जाएगी, और भैया कितनी 27% किसको मिल जाएगी भैया, ओबीसी को मिल जाएगी। और तुम कहोगे ये तो मामला गड़बड़ हो गया, और अगर आप इसी को टोटल कर दोगे ना बच्चे, इसी को टोटल कर दोगे तो ये आपका बैठता है 49.50%, यानी कि 69 का 67 का 49.50% तो इन्हीं को जा रहा है, इन्हीं को जा रहा है। अब बचा कितना, अब आप देखोगे तो बचा कितना, 50.50%। अब बचा कितना, 50.50% जो होगा भैया, ये क्या है, जो रिजर्व सीट्स होती है किन के लिए, जो डिफेंस वाले बंदे होते हैं ना, कौन होता है, जो डिफेंस वाले बंदे होते हैं उनके भी तो बच्चे होते होंगे। अब कोई आर्मी में है, वो अपनी सेवा कर रहा है, तो भैया वो भी तो चाहेगा मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े जब मैं आर्मी में हूँ, तो ये उनको चली जाती है सीट्स। ठीक है, ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, एनटीए बनाती है। किस किस तरीके की मेरिट लिस्ट आती है, एक आती है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, जिसमें हर एक बच्चों की ओवरऑल रैंकिंग दी जाती है, एक आती है स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या है, हर एक जो सैनिक स्कूल है, जैसे सपोज अभी मान लीजिए 33 सैनिक स्कूल है, ठीक है, जो 33 सैनिक स्कूल है, ये क्या है, अपने अपने स्कूल की मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, उसके अंदर बताएंगे कि हमने जो है इतने बालक अपने क्षेत्र के इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। एक एक कैटेगरी वाइज आती है, एक क्या आती है भैया, कैटेगरी वाइज है, यानी कि आप एससी के, एसटी के, ओबीसी से है, उस तरीके से कैटेगरी वाइज सीट पूरी रिजल्ट आता है। आप सुनिए, जो मैं बता रहा था कि बच्चे कहते हैं कि भैया क्या यहाँ पर पढ़ाई फ्री में होती है, नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पर जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन के बाद मोटा मोटी आपको 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक भरने पड़ते हैं। 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक आपको पूरे देने पड़ते हैं। ये देखिए, अब मैंने आपको दिखा भी रखा है, जैसे कि भैया ट्यूशन फीस हो गई आपकी पूरी 1,16,930 की, ये जनरल, ओबीसी और डिफेंस वालों के लिए, ये एससी और एसटी के लिए है। फीस सबकी सेम है लगभग। ये क्लोथिंग फीस हो गई, यानी कि जब आप वहां जाएंगे तो आपको कपड़े भी तो मिलेंगे भैया स्कूल के, तो 1500 रुपए उसके लगते हैं। डाइट चार्ज कैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, 150 गुना 295 डे, ये पूरे एक साल का है, कि भैया 150 गुना 295 डे, यानी कि भैया आपका पर डे का जो खाने का खर्चा है वो 150 रुपए होगा, 150 रुपए का होगा। और 295 डेज का हिसाब से कितना बैठ गया, 150 गुना 295, 44,250 रुपए। पॉकेट मनी होती है आपकी 1500 रुपए की। इंसिडेंशियल चार्जेस होते हैं, इंसिडेंटल यानी कि कोई घटना दुर्घटना कुछ हो जाए इस तरीके की चीज हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है भैया 3000 रुपए का, जबकि इसमें क्या है 1500 रुपए का है। तो भैया मोटा मोटी यही खर्चा बैठ जाता है आपका 1,68,680 का, जबकि एसएसटी का वो 1000 का अंतर है, 1,67,180 का। अब उसके आगे भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि भैया ये खर्चे होते हैं टैक्स एंड नोटबुक के, यानी कि किताब विताब लेनी है, तो भैया 2500 20 रुपए उसके हो गए। प्राइवेट क्लोथिंग हो गई, जैसे कि वॉशिंग चार्जेस, अब आप कपड़े भी तो धुलाएंगे भैया अपने, उसके लगभग 24,000 रुपए हो जाते हैं। हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग सब्सक्रिप्शन, अगर कोई बच्चा हॉर्स राइडिंग का भी ट्रेनिंग का सब्सक्रिप्शन होता है कि घोड़े दौड़ाना कैसे सीखे, तो उसका भी पूरा खर्चा आता है भैया 4,800 का। तो टोटल ये हो गया 31,200, यानी कि अगर आप टोटल जोड़ देंगे ना बेटा, अगर आप इसको टोटल कर देंगे, देखो 1,68,000 ये हो गया, और 1,31,000 ये हो गया। एक काम करो, आप इसको 1,70,000 मान लो, और इसको 30,000 मान लो, 30,000 मान लो मोटा मोटी, तो कितना हो गया टोटल, 2 लाख रुपए हो गया। और एससी एसटी का ये कितना हो जाता है, 1,98,500, यानी कि आपको टोटल मिलाकर जो है ना मेरे बच्चे, वो 2 लाख रुपए आपको देने ही पड़ते हैं। टोटल 2 लाख रुपए आपकी जो है पूरी फीस जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको तैयारी कैसे करेंगे। तो भैया वेदा अकेडमी के लिए आपको जितनी भी सारी मैंने चीजें बताई कि अगर आपको लग रहा है सिलेबस हार्ड है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वेदा अकेडमी आप लोगों के लिए 15 अप्रैल 2026 से ये बैच लेकर आ रही है, जिस बैच का नाम है शौर्य बैच। और ये जो है भैया क्लास 6 वालों के लिए, क्लास 6 वालों के लिए स्पेशल, क्लास 9 के लिए भी हमने विचार नहीं करा, क्लास 9 के लिए हम आगे विचार करेंगे, तो हम आपके लिए बता देंगे, हम आपके लिए बता देंगे। और एक बात बता दूं कि इसके अंदर जितने भी टीचर्स हैं सारे एक्सपर्ट हैं, और काफी सारे बच्चे देख लेना यहाँ से सिलेक्ट होकर फिर निकलने वाले हैं। ठीक है, और मुझे पता है, देखो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मुझे पता है, मेरे को ये अनुभव है किस तरीके से सैनिक स्कूल के बच्चों को तैयारी कराई जाती है। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन पढ़ाया है, मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, तो मुझे उस चीज का अनुभव है, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं खुद खुद यहाँ देख पा रहे हैं आप, मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो अगर कोई भी बच्चा इस बैच में एनरोल होना चाहता है, ये बैच भैया इंग्लिश मीडियम होगा, क्योंकि आपको पता है क्लास 6 वाला है, इंग्लिश मीडियम होगा। ठीक है, और जो भी बच्चा इसमें एनरोल होना चाहता है, तो आपके पास सामने नंबर है 9810337915, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, 9810337915। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको एनरोल करने में बिल्कुल मदद करने वाली है। ठीक है बच्चे, तो बाय बाय, आशा करता हूँ सभी को सारी चीजें समझ आई होंगी अच्छे से। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय।